16 July 1945. ये वो दिन था जब यूएस गवर्नमेंट ने पहली बार न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया था। साइंटिस्ट की जिस टीम ने न्यूक्लियर बम बनाया था उसको लीड कर रहे थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। ओपनहाइमर जो कि 22 अप्रैल 1904 में न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए। न्यूयॉर्क में एक एलीट प्राइवेट स्कूल अटेंड करने के बाद ओपनहाइमर 1922 में केमिस्ट बनने के लिए हार्वर्ड चले गए, लेकिन वहाँ जाकर इनका इंटरेस्ट फिजिक्स में बढ़ा और इन्होंने फिजिक्स में अपनी डिग्री को परस्यू किया। हार्वर्ड में थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स पढ़ने के बाद एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स ने इनको अट्रैक्ट किया और फिर इस तरह 4 साल की डिग्री को 3 साल में मुकम्मल किया। उसके बाद वो कैम्ब्रिज चले गए, जहां उन्होंने एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में रिसर्च कंडक्ट की। कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद उन्होंने जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन को ज्वाइन किया, जो कि यूरोप में थ्योरेटिकल फिजिक्स की सेंटर थी। ओपनहाइमर ने 23 साल की उम्र में पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। यूरोप में फैसिज्म का अरूज देखकर ओपनहाइमर ने आइंस्टाइन की बात मानते हुए कि जर्मन साइंटिस्ट एक न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं और इसके कंप्लीट होने के बाद हिटलर यकीनन इसको यूज़ करेगा, एटॉमिक बम बनाने में मसरूफ़ हो गए। 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया तो अमेरिका ने 1942 में ओपनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया। लेकिन ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट आखिर था क्या? मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक कोड नेम था जो कि अमेरिकन बेस्ड रिसर्च मिशन को दिया गया था, जिसका मेन मोटिव वर्ल्ड वार 2 में एटॉमिक वेपन बनाना था। इस प्रोजेक्ट में हज़ारों साइंटिस्ट को रिक्रूट किया गया था, जिसकी एफर्ट से एट लास्ट एटॉमिक बम बनाया गया, जिसको फिर जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराकर वर्ल्ड वार 2 को ख़त्म किया गया था। लेकिन इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट 1939 में हुआ, जब लियो सिलार्ड ने अपने 2 फेलो हंगेरियन साइंटिस्ट के साथ मिलकर आइंस्टाइन को लेटर लिखा, क्योंकि वो जानते थे कि आइंस्टाइन फिजिक्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है और अगर आइंस्टाइन इस लेटर को साइन करके अमेरिकन प्रेसिडेंट को भेजेगा तो वो ज़रूर इसकी बात मान जाएंगे। फिर आइंस्टाइन ने उस लेटर में से कुछ मिस्टेक्स को करेक्ट किया और अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को अर्जेंट मैसेज भेजा। इस लेटर में लिखा था कि फिजिसिस्ट ने डिस्कवर किया है कि यूरेनियम में इतना पोटेंशियल है कि वो बहुत बड़े लेवल पर एनर्जी जनरेट कर सकता है, जिसको दुनिया के मोस्ट डिवास्टेटिंग बम बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन आइंस्टाइन के उस लेटर में सबसे अहम बात यह थी कि उनको शक था कि नाजी जर्मनी ने इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को स्टॉक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन बनाने जा रहे थे। दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर जापानीज अटैक के बाद यूनाइटेड स्टेट एलाइड फोर्सेस के साथ मिलकर जंग में शामिल हो गए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट सिर्फ एक थ्योरेटिकल मिशन नहीं था, बल्कि एक क्लियर कट विजन पर बेस्ड था कि जर्मन से पहले एटॉमिक बम बनाना है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट को हर तरह की फंडिंग और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए ओपनहाइमर ने 3000 बेस्ट साइंटिस्ट की टीम बनाई और इस प्रोजेक्ट के लिए मोस्ट फेमस रिसर्च फैसिलिटी लॉस एलमस नेचुरल लेबॉर्ट्री को चूज़ किया गया, जो कि नॉर्थर्न न्यू मैक्सिको के रिमोट माउंटेन्स में लोकेट करती थी। इस प्रोजेक्ट में न्यूक्लियर फिजन पर काम किया गया, जिसमें एटम को स्प्लिट करके एनर्जी रिलीज करना था। इस फिजन प्रोसेस में नेचर के हैवीएस्ट एलिमेंट यूरेनियम को यूज़ किया गया है। यूरेनियम के एटम में 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसका टोटल मास 238 होता है, जिसकी वजह से इसको U-238 कहा जाता है। लेकिन यूरेनियम के जिस आइसोटोप को माइन किया गया था उसमें 92 प्रोटॉन्स और 143 न्यूट्रॉन्स थे और ये U-235 था। ये हाईली अनस्टेबल था, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा स्प्लिटेबल और फिजनेबल था। फिजन रिएक्शन हाईली अनस्टेबल रिएक्शन है। एक न्यूट्रॉन को अगर U-235 के साथ कोलाइड किया जाए तो ये स्प्लिट होकर नए एटम्स क्रिप्टॉन और बेरियम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ 3 मजीद न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, जो कि मजीद U-235 एटम्स के साथ कोलाइड करके चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इस स्प्लिटिंग के दौरान बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। साइंटिस्ट ने यह भी बताया था कि प्लूटोनियम 239 भी हाईली फिजिबल है, लेकिन ये नेचुरली मिलना मुश्किल है। इसके लिए इसको आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ेगा। इस काम के लिए साउथर्न वाशिंगटन में रिएक्टर्स को बनाया गया था। 16 जुलाई 1945 के दिन साइंटिस्ट ने एटॉमिक बम को टेस्ट करने के लिए न्यू मैक्सिको के एक छोटे से शहर एलामोगोर्डो पर प्लूटोनियम बम गिरा दिया। साइंटिस्ट जानते थे कि इसके बाद अब दुनिया वैसी नहीं रहेगी। प्लूटोनियम बम की टेस्टिंग के बाद कुछ साइंटिस्ट रोने लगे, कुछ हंसने लगे और कुछ खामोश रहे। एटॉमिक बम टेस्ट करने की कामयाबी इस बात का सबूत थी कि अब यूएस मिलिट्री इसको यूज़ कर सकती है। अगले ही महीने यूएस मिलिट्री ने जापान पर 2 बम गिरा दिए। 6 अगस्त 1945 को यूएस मिलिट्री ने दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन जापान के शहर हिरोशिमा पर गिरा दिया। तकरीबन 1,40,000 से ज़ायद लोग इस मैस डिस्ट्रक्शन में मारे गए, जिसमें बहुत से तो वेपराइज हो गए थे। 3 दिन बाद एक और बम जापान के एक और शहर नागासाकी पर गिरा दिया, जिसमें 74,000 लोग मारे गए, लेकिन डिस्ट्रक्शन सेम थी। इस डिस्ट्रक्शन को देखते हुए जापानीज एम्पायर हिरोहितो ने एटॉमिक बम की क्रूरल्टी के आगे घुटने टेक दिए और इस तरह वर्ल्ड वार 2 का एंड हुआ। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए 1,30,000 से ज़ायद वर्कर को हायर किया गया, लेकिन उनकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा गया। स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट के लिए $6,000 का फंड रखा गया, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के एंड तक यूएस ने लिटिल मैन और फैट मैन बम के लिए $2.2 बिलियन स्पेंड किए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद ओपनहाइमर ने एटॉमिक बम की डिस्ट्रक्शन देखने के बाद बोला कि Now I am become death,
the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. फिर तकरीबन एक डेकेड के बाद ओपनहाइमर ने अपने आप को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर करना स्टार्ट कर दिया। ओपनहाइमर ने कहा, अब इस वेपन से अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन को कुछ भी नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, ना कि साइंटिस्ट। जंग के बाद ओपनहाइमर को यूएस एटॉमिक पॉलिसी का की एडवाइजर बना दिया गया। लेकिन 1953 में यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहोवर ने ऑर्डर किया कि सीक्रेट डेटा और ओपनहाइमर के दरमियान एक ब्लैंक वाल बना दी जाए, यानी कि इनसे किसी भी किस्म का सीक्रेट डेटा शेयर ना किया जाए, क्योंकि उनको शक था कि ओपनहाइमर कम्युनिस्ट पार्टी के जासूस हैं। ओपनहाइमर ने आर्ग्यू करते हुए ये भी बताया कि ना ही इन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और ना ही इकोनॉमिक्स में। यहाँ तक कि 1929 में स्टॉक मार्केट जब क्रैश हुई थी वो उनसे भी लाइलम थे। बहरहाल अपनी 30s और 40s में जीन टेटलॉक के प्यार में पड़ने के बाद उनका ताल्लुक बहुत से लेफ्ट लीनिंग ग्रुप से बनने लगा। टेटलॉक शुरू से ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी और साथ ही साथ वो अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर भी रह चुकी थी, लेकिन बाद में इन्होंने ओपनहाइमर से अलहदी इख्तियार कर ली थी। ओपनहाइमर की बीवी भी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। सोवियत यूनियन ने भी एटॉमिक बम के कामयाब टेस्ट करके अमेरिका को हैरान कर दिया, लेकिन ओपनहाइमर आखिर तक यही बोलते रहे कि उनका सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं था। आखिरकार फिर ओपनहाइमर को ज़लील ख्वार किया गया। इस तरह दुनिया के सबसे पावरफुल साइंटिस्ट ने अपनी पावर को खो दिया। आइंस्टाइन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ मिलकर इनके हक में खड़े हुए, लेकिन इसके बावजूद ओपनहाइमर से उनके सारे राइट्स छीन लिए गए। वो इसके बाद चुपचाप सी ज़िंदगी गुजारते रहे और फिर 1962 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैंडी ने उनको 1962 के नोबेल प्राइज़ विनर के एनुअल डिनर पर वाइट हाउस आने की दावत दी और साथ ये भी कहा कि वो उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाने में मदद देंगे, जिस पर ओपनहाइमर ने साफ इनकार कर दिया। ओपनहाइमर कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं जीते, लेकिन वो 3 बार फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए थे और फिर 1963 में प्रेसिडेंट जॉनसन ने उनको हाईएस्ट साइंटिफिक ऑनर फर्मी अवार्ड से नवाजा। 2 साल बाद ओपनहाइमर थ्रोट कैंसर में मुब्तला हो गए और फिर 1967 में 62 साल की उम्र में वफात पा गए और इस तरह एटॉमिक बॉम्ब के फादर अपने इंजाम को पहुँचे। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।